दोस्तों, जिस तरह से यूरोपीय यूनियन रूस के ऊपर प्रतिबंध ठोक रहा है और अमेरिका भी भारत की सप्लाई लाइन को रूस के साथ काटने की पूरी कोशिश कर रहा है, ऐसे में समुद्र में अपने जहाज होना बेहद जरूरी है। हाल ही में सैकड़ों जहाज के ऊपर यूरोपीय यूनियन ने प्रतिबंध लगाया था, जो कि रूसी तेल को दूसरे देशों में लेकर जाते थे। लेकिन अब भारत इसके खिलाफ एक बड़ी रणनीति लेकर सामने आया है, जिससे इन प्रतिबंधों का प्रभाव आगे चलकर भारत को ना हो। समुद्र की लहरों पर राज करना हमेशा से आसान नहीं रहा, लेकिन जिसने भी समुद्र पर पकड़ बनाई वही दुनिया की अर्थव्यवस्था का मालिक बना। कभी हिंद महासागर पर भारतीय जहाजों का झंडा लहराता था, लेकिन वक्त के साथ वह ताकत हमारे हाथों से निकल गई। अब वही ताकत वापस लाने का खेल शुरू हो चुका है। दरअसल भारत सरकार ने हाल ही में एक ऐसा कदम उठाया है, जिससे आने वाले समय में भारत सिर्फ जमीन की ताकत नहीं बल्कि समुद्र की भी ताकत कहलाएगा। सरकार ने मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड को बढ़ाकर सीधे 70,000 करोड़ रुपए कर दिया है। इतना बड़ा निवेश ये बताने के लिए काफी है कि भारत अब सिर्फ अपने बंदरगाहों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जहाज बनाने और उन्हें चलाने के खेल में भी कूद चुका है। वहीं इसका पहला सबूत है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नया सौदा। इस समझौते के तहत भारत में बने 26 जहाज खरीदे जाएंगे। ये कदम छोटा लग सकता है, लेकिन इसकी गूंज बहुत बड़ी है। अब तक भारत बड़े जहाजों के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहता था, लेकिन अब भारत कह रहा है कि हम अपने जहाज खुद बनाएंगे, खुद चलाएंगे और अपने व्यापार को अपनी शर्तों पर आगे बढ़ाएंगे। वैश्विक स्तर पर देखें तो तस्वीर काफी चुनौतीपूर्ण है। आज जहाज निर्माण का आधा से ज्यादा बाजार चीन के पास है। दक्षिण कोरिया और जापान भी बड़ी ताकतें हैं। भारत की हिस्सेदारी मुश्किल से 2% तक सिमटी हुई है। यानी जिस देश की तटरेखा 7,500 किलोमीटर लंबी हो, उसके पास दुनिया के जहाज निर्माण में इतनी छोटी हिस्सेदारी होना अपने आप में बड़ा सवाल है। दरअसल असली समस्या ये थी कि भारत के शिपयार्ड को पिछले 70-75 सालों में कभी भी लंबी अवधि के लिए पूंजी नहीं मिली। टेक्नोलॉजी अपडेट रुक गए, मरम्मत और इंजन सपोर्ट के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रही। यही कारण था कि हमें बड़े जहाजों की मरम्मत और इनके इंजन विदेशों में ठीक करवाने और बनवाने पड़ते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। नए फंड का इस्तेमाल सिर्फ जहाज खरीदने में नहीं होगा, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने, रिपेयर हब्स बनाने और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में भी किया जाएगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये योजना सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं है। इसमें आधा पैसा केंद्र और राज्य सरकारें देंगी और आधा पैसा आएगा वैश्विक निवेशकों से। मतलब ये प्रोजेक्ट भारत को दुनिया से जोड़ देगा और साथ ही विदेशी निवेशकों को भी दिखाएगा कि भारत अब शिपिंग इंडस्ट्री में लीडर बनने के इरादे से मैदान में उतरा है। फिर भी चुनौतियां सामने है। सबसे बड़ी चुनौती है मरीन इंजन। जहाज चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, उसकी असली ताकत उसके इंजन में होती है और फिलहाल भारत उन्हें बनाने के लिए पूरी तरह से विदेशों पर निर्भर है। अगर भारत इस तकनीक को अपने हाथ में ले लेता है तो सच में तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। इतना ही नहीं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस के दौरे पर गए थे, उस दौरान भी साइप्रस के साथ इस तरह के जहाज को लेकर एक बड़ी डील की संभावना जताई गई थी और इसके ऊपर साइप्रस के साथ भारत बातचीत कर रहा है। भारत तेजी से समुद्र में अपने जहाज उतारना चाहता है, जिस कारण से इतनी बड़ी फंडिंग दी गई है और लगातार कई देशों के साथ इसको लेकर डील भी भारत कर रहा है। इसका फायदा भारत को काफी ज्यादा होगा, क्योंकि भारत को जो फ्रेट के चार्जेस दूसरे देशों को देने पड़ते थे, वह पैसा भारत में ही रहेगा। इसके अलावा जब कोई देश दूसरे देशों पर प्रतिबंध लगाता है तो उसका इम्पैक्ट भारत पर भी आता है। जैसे कि हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाया तो उसका इम्पैक्ट भारत पर भी पड़ा, लेकिन अपने जहाज होने से भारत इससे भी बचा रहेगा। इसी बीच अमेरिका ने भी दबाव बनाने की कोशिश की है। उसने भारत के कपड़ा, चमड़ा, मशीनरी और ऑटो पार्ट जैसे सेक्टर्स पर टैरिफ बढ़ाया, लेकिन आंकड़े कुछ और कहानी कहते हैं। जुलाई में भारत का अमेरिका को निर्यात 20% बढ़ गया। ये साफ दिखाता है कि अमेरिका को भारत की जरूरत है और ये मजबूरी अंत में उसे झुकने पर मजबूर कर देगी। भारत का लक्ष्य भी अब साफ है। 2047 तक भारत दुनिया की टॉप 5 शिप बिल्डिंग पावर में शामिल होना चाहता है। अगर ये सपना हकीकत बना तो भारत न सिर्फ एक आर्थिक शक्ति बल्कि समुद्र का बादशाह कहलाएगा। और सोचिए, ये सफर शुरू हुआ है सिर्फ 26 जहाजों से, लेकिन यही 26 जहाज आने वाले कल में भारत को उस कतार में खड़ा कर सकते हैं
जहां आज चीन, जापान और साउथ कोरिया जैसे देश खड़े हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि भारत कितनी तेजी से इस राह पर आगे बढ़ता है, लेकिन इतना तय है कि भारत ने समुद्र पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। आने वाले समय में ये दावेदारी सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नई तस्वीर दिखा सकती है। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर रूस से आ रही है। अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का फोन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आया। आप स्क्रीन पर बकायदा रेफरेंस के लिए आर्टिकल देख सकते हैं। आज ही ये फोन राष्ट्रपति पुतिन ने मोदी को किया। अब से कुछ ही समय पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और इस फोन कॉल पर हुई बातचीत में अलास्का के अंदर जो मीटिंग में ट्रंप और पुतिन के बीच डिस्कशन हुआ उसके बारे में पुतिन के द्वारा मोदी को जानकारी दी गई। आपको बता दें कि ये मुलाकात न सिर्फ यूक्रेन के लिए काफी महत्वपूर्ण थी बल्कि भारत के नजरिए से भी काफी जरूरी थी, क्योंकि ट्रंप लगातार भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे थे। साथ ही रूस के साथ तेल व्यापार को खत्म करने की बातें कह रहे थे। लेकिन अब जब अलास्का में हुई मुलाकात किसी नतीजे पर नहीं पहुंची तो अब भारत के ऊपर 27 अगस्त से 50% टैरिफ और लग सकते हैं। इतना ही नहीं, हो सकता है कि सेकेंडरी सैंक्शन जिसकी ट्रंप बात कर रहे थे वह भी लगाए जाए। लेकिन ऐसे हालात में पुतिन का भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करना और पीएम मोदी का इस तरह से ट्वीट करके बताना ये दिखाता है कि भारत रूस से ट्रेड करना बंद नहीं करने वाला, फिर चाहे अमेरिका कितने भी बड़े फैसले क्यों ना भारत के खिलाफ ले ले। ये फोन कॉल इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाती है क्योंकि कल ही ये खबर सामने आई कि ट्रेड को लेकर जो बातचीत भारत और अमेरिका के बीच चल रही थी और छठे राउंड की बातचीत इस महीने के आखिरी में होने वाली थी उसको अमेरिका ने सस्पेंड कर दिया है। देखा जाए तो इस समय हर तरफ मीटिंग्स का दौर और कूटनीतिक चालें चली जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ट्रंप से मिलने के लिए यूरोपीय यूनियन के कई बड़े लीडर्स के साथ अमेरिका पहुंचे हैं। ट्रंप ने ऑलरेडी ये कह दिया है कि नेटो में यूक्रेन को शामिल नहीं किया जाएगा, जबकि जेलेंस्की इस बात पर अड़े हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कितनी भी सिक्योरिटी की गारंटी अमेरिका और यूरोपीय यूनियन दे दे वह रूस से इन फ्यूचर हमें नहीं बचा पाएंगे। दरअसल नेटो का नियम ये कहता है कि अगर नेटो के किसी भी सदस्य देश पर हमला होता है तो वह हमला पूरे नेटो देश पर माना जाएगा और ऐसे में कानूनी तौर पर सभी देशों को उस देश की रक्षा के लिए आना होगा। यही कारण है कि जेलेंस्की ऐसा चाहते हैं, जबकि अमेरिका अब नेटो में यूक्रेन की सदस्यता पर अड़चन डाल रहा है। यही कारण है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति कई यूरोपीय देशों के लीडर्स के साथ ट्रंप से मुलाकात करने पहुंचे हैं। साफ है कि आने वाला समय और भी ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है और कई बड़ी जियोपॉलिटिकल खबर इससे रिलेटेड सामने आएंगी। ये सभी खबर आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी, इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।